हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एसएसवी यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का टॉपिक रहेगा द्वितीय विश्व युद्ध और जापान। जहाँ तक सेकेंड ईयर में आप लोगों ने द्वितीय विश्व युद्ध और जापान के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे किस तरह से द्वितीय विश्व युद्ध की घटनाएं घटित होती हैं और उससे किस तरह से जापान प्रभावित होता है और किस तरह से विश्व प्रभावित होता है। तो अगर हम लोग बात करें द्वितीय विश्व युद्ध की, तो पेरिस शांति सम्मेलन की समाप्ति पर महाशक्तियों के प्रतिनिधियों ने आशा व्यक्त की थी कि भविष्य में पुरानी त्रुटियों को दोहराया नहीं जाएगा और कोई भी राष्ट्र पाशविक शक्ति का स्थान ग्रहण नहीं करेगा। किंतु यह सभी आशाएं पूर्णतः मिथ्या प्रमाणित हुई। जब पेरिस शांति सम्मेलन हुआ था, उस समय उम्मीद की गई थी कि यह संधि जो है अब एक शांति की स्थापना करेगी और फिर इस तरह की घटना जो है दोबारा विश्व में नहीं घटेगी। लेकिन ये जो आशा थी, क्या पूर्णतः सत्य साबित हुई? जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे ये अस्थायी सिद्ध हुई और मात्र 20 वर्षों बाद पुनः विश्व युद्ध को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होता है और पूरे विश्व को फिर से इस द्वितीय विश्व युद्ध रूपी अग्नि से गुजरना पड़ता है। अगर हम लोग देखें कि इसकी पृष्ठभूमि में क्या कारण थे, तो द्वितीय विश्व युद्ध के पृष्ठभूमि में कारण थे फ्रांस द्वारा जर्मनी से क्षतिपूर्ति वसूल करने की कठोर नीति। दूसरा, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी, जापान के साम्राज्यवादी नीति, मुसोलिनी की साम्राज्यवादी लिप्सा और जर्मनी में हिटलर की तानाशाही शक्ति का विकास। ऐसी घटनाएं थी जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार की। हालांकि राष्ट्रसंघ का निर्माण किया गया था प्रथम विश्व युद्ध में, लेकिन जो ये अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था बनी थी, इसको इन तानाशाहों की वजह से काफ़ी आघात पहुंचा। इंग्लैंड ने तुष्टीकरण की नीति अपनाकर आक्रामक राज्यों को अधिक प्रोत्साहित किया। इंग्लैंड जो है वो आक्रामक राज्यों को प्रोत्साहित करता है क्योंकि उसके हित जुड़े हुए हैं। वो किसी से युद्ध नहीं करना चाहता था, इसलिए वो तुष्टीकरण की नीति अपनाना, किसी का विरोध नहीं करता था, वो सबको कहता है ठीक है। तो इस तरह से कहीं न कहीं इसकी जो तुष्टीकरण की नीति थी उससे दूसरे देशों को बल मिला, जैसे इटली हुआ, जर्मनी हुआ। तो इनको लगा कि ये हमसे युद्ध करने की स्थिति में नहीं है, जबकि बात कुछ और थी। इस समय इंग्लैंड जो है अपना पूरा ध्यान अपने आर्थिक विकास पर केंद्रित किया था, इसलिए तुष्टीकरण की नीति का पालन कर रहा था कि मुझे युद्ध में नहीं पड़ना है, जिसका कि तानाशाही राष्ट्रों ने गलत अर्थ निकाला। इसके अलावा 1836 ईस्वी के बाद पूरे यूरोप में युद्ध के बादल मंडराने लगते हैं और 1 सितंबर 1939 वो दिन था जब जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। जर्मनी जब पोलैंड पर आक्रमण करता है तो बाकी देश इसका विरोध करते हैं। जर्मनी पोलैंड के पूर्वी भाग पर अधिकार कर लेता है। जर्मनी के आक्रमण को देखकर पोलैंड के पश्चिमी भागों पर रूस आक्रमण करता है और उस पर अधिकार कर लेता है। इस समय अगर देखा जाए तो इस विश्व युद्ध के जो प्रमुख कारण थे उसमें विभिन्न देशों में आर्थिक प्रतियोगिता का बढ़ना, सब देश चाहते थे उसके ज़्यादा से ज़्यादा उपनिवेश हैं, उनका ज़्यादा से ज़्यादा विस्तृत साम्राज्य हो,
उनको कच्चा माल उपलब्ध कराने वाला क्षेत्र प्राप्त हो, उनके तैयार मालों के लिए उन्हें बाजार उपलब्ध हो। इसके अलावा पूरा विश्व जो है वो दो गुटों में बटा था, एक समृद्धशाली देशों का था और एक साधन विहीन देशों का। समृद्धशाली देश हमेशा साधन विहीन देशों का शोषण करने का प्रयास कर रहा था। इसके अलावा इस दौरान जनसंख्या में भी काफ़ी तेज़ी से वृद्धि हुआ, तो जो समृद्ध राष्ट्र थे वो अपनी जनसंख्या को अन्य जगहों पर विस्थापित करना चाहते थे, जिसके लिए साम्राज्यवादी नीति का पालन भी करेंगे। इसके अलावा अब इस दौरान कुछ राष्ट्र जो है वो तानाशाही हैं और कुछ जनतंत्री, इसलिए भी इनमें संघर्ष होना लाजमी था। इसके अलावा इस युद्ध का जो प्रमुख कारण था वह वर्साय की संधि की कठोर शर्तें, तानाशाहों का उत्कर्ष, राष्ट्रसंघ की असफलता और निशस्त्रीकरण के प्रयासों की असफलता, पश्चिमी राष्ट्रों की नीति में अंतर विरोध एवं तुष्टीकरण की नीति, उग्र राष्ट्रवाद की भावना, और विश्व जो है दो प्रतिद्वंदी गुटों में बंट गया था, जिसमें एक गुट में जर्मनी, इटली, जापान जैसे राष्ट्र थे जो कि धुरी राष्ट्र कहलाए, और दूसरी ओर इंग्लैंड, फ्रांस, सोवियत रूस और अमेरिका जैसे देश थे जो कि मित्र राष्ट्र कहलाए। अल्पसंख्यक जातियों के असंतोष के कारण जर्मनी जो है वो पोलैंड पर आक्रमण कर देता है और यहीं से द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाता है। इसकी 4 अवस्थाएं हैं। प्रथम अवस्था जब ये प्रारंभ होता है 1 सितंबर 1939 और यहाँ से 21 जून 1941 तक, जिसमें जर्मनी ने पोलैंड, डेनमार्क, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, फ्रांस, ब्रिटेन तथा यूनान पर आक्रमण किया। द्वितीय अवस्था के अंतर्गत 22 जून 1941 से 6 दिसंबर 1941 तक धुरी राष्ट्रों द्वारा अफ्रीका पर आक्रमण तथा जर्मनी का रूस पर आक्रमण। तृतीय अवस्था में देखेंगे आपके 7 दिसंबर 1941 से 7 नवंबर 1942 तक, इसमें जापान का पर्ल हार्बर पर आक्रमण तथा जापान द्वितीय विश्व युद्ध में एक तानाशाह की भूमिका में आ गया था और ये अपने शुरुआती सफलताओं से इतना मदान्ध हो गया कि इसने अमेरिका के हवाई सैनिक अड्डे पे आक्रमण कर देता है, जिससे अमेरिका भी द्वितीय विश्व युद्ध में सम्मिलित हो जाता है। इसके बाद चतुर्थ अवस्था के अंतर्गत 8 नवंबर 1942 से 6 मई 1945 ईस्वी तक, इसमें फ्रेंच उत्तरी अमेरिका पर अमेरिका का आक्रमण तथा जर्मनी का आत्मसमर्पण। साथ ही 7 मई 1945 ईस्वी से लेकर 14 अगस्त 1945 ईस्वी तक जापान भी आत्मसमर्पण कर देता है। अब इस दौरान जो प्रमुख घटनाएं थी वो क्या थी, तो पहला तो था जर्मनी 1 सितंबर 1939 ईस्वी को पोलैंड पर आक्रमण कर पूर्वी भाग पर अधिकार कर लेता है, जिससे कि महायुद्ध प्रारंभ हो जाता है। दूसरी घटना, रूस एक्टिव हो जाएगा और बाल्टिक राज्यों पर अधिकार कर लेगा, फिनलैंड पर आक्रमण करता है। आगे देखेंगे आप, डेनमार्क और नॉर्वे का पतन हो जाता है। हॉलैंड और बेल्जियम पर जर्मनी का आक्रमण हो जाता है। फ्रांस को जर्मनी के आगे आत्मसमर्पण करना पड़ता है, फ्रांस पराजित हो जाता है, जर्मनी के आगे झुक जाता है। अभी तक इटली जो है तटस्थ रहता है, लेकिन अब वो धुरी राष्ट्रों के साथ आ जाता है और ये भी युद्ध में सम्मिलित हो जाता है। इसके आगे जर्मनी ब्रिटेन पर आक्रमण करता है। उसके बाद जर्मनी रूस पर आक्रमण करता है और जर्मनी द्वारा रूस पर आक्रमण करना उसकी सबसे बड़ी भूल होती है। इसी के साथ ही दूसरी तरफ जापान जो है अमेरिका के सैनिक हवाई अड्डे
पर्ल हार्बर पर आक्रमण कर देता है। जापान रूस के विरुद्ध भी मोर्चा खोल देता है, जो कि 1941-42 में ये रूस के विरुद्ध जो ये कार्रवाइयाँ होती हैं, इसमें इन्हें विशेष सफलता प्राप्त नहीं होती है। और उसके बाद महायुद्ध में एक नया मोड़ आता है, जिसमें यूरोप में धुरी राष्ट्रों की पराजय प्रारंभ हो जाती है। पहले इटली की पराजय होगी, उसके बाद जर्मनी की पराजय, फिर अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर 6 अगस्त और 9 अगस्त को अणु बम गिराए जाने से जापान भी आत्मसमर्पण कर देता, वो भी बिना शर्त के। जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ह्यूमेन ने मित्र राष्ट्र की सेनाओं की ओर से जनरल मैकार्थर को जापान के शासन की बागडोर सौंप दी। 1945 से अप्रैल 1951 तक मैकार्थर का शासन रहा। जनरल मैकार्थर ने जापान के शासन व्यवस्था चलाने के लिए जिस नीति का अनुकरण किया, वह पोट्सडाम समझौते में निर्धारित की गई थी। इसकी मुख्य बातें जो थी, पहला तो जापान का असैनिकीकरण और निशस्त्रीकरण। जापान के जो सैनिक हैं उनको सैनिक कार्य से हटाकर अन्य व्यवसायों में लगाया गया। अस्त्र शस्त्र निर्माण पर रोक लगाई गई। साथ ही जापान का लोकतंत्रीकरण किया गया, अर्थात वहाँ से राजतंत्री व्यवस्था, तानाशाही व्यवस्था को समाप्त कर लोकतंत्र की स्थापना की गई। साथ ही आर्थिक व शैक्षणिक क्षेत्र में सुधार के लिए अनेक कार्यक्रम लागू किए गए तथा युद्ध के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों को दंड दिया गया। तो इस तरह से द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की पराजय हो जाती है। इसके बाद जब जनरल मैकार्थर की सरकार प्रारंभ होती है, तो यहाँ से आप देखें कि जापान के उत्थान की बात की जाए। आगे आप देखेंगे कि जापान पर मैकार्थर का शासन प्रारंभ हो जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध में पराजय झेलने के पश्चात उगते हुए सूर्य का देश अंधकार की एक गहरी खाई में कुछ समय के लिए समा गया। इस युद्ध में जापान को बहुत ही हानि उठानी पड़ी। उनके आर्थिक संसाधन के लगभग 40% भाग तबाह हो गए। आधिपत्य शासनकाल के दौरान उसकी उत्पादन क्षमता काफ़ी कम थी, जिससे उसकी निर्भरता दूसरे देशों पर बढ़ गई, खासकर अमेरिका के ऊपर, जिसने $30 करोड़ प्रति वर्ष जापान को सहायता राशि उपलब्ध कराई। इस प्रकार अमेरिका ने जापान को अपने प्रभाव क्षेत्र में ले लिया तथा उसके अर्थ, कृषि, समाज व शिक्षा का पूरी तरह अमेरिकीकरण करने के प्रयास तेज कर दिए। इस प्रभुत्व काल में जापान के राजनीतिक जीवन पर भी इस शासन का प्रभाव पड़ा। हतोयमा इइचिरो योशिदा शिगेरु ने उदारवादी दल जियोतो की स्थापना की, जबकि प्रगतिवादी दल शिंपोतो की नींव माचिदा चुजी ने डाली। इसके साथ ही 2 साम्यवादी दल भी स्थापित हुए। मैकार्थर ने अक्टूबर 1945 से नए घोषणा पत्र के अनुसार कार्य करना प्रारंभ किया, तो प्रधानमंत्री हिमाशी कुनी ने कानून व्यवस्था का हवाला देकर त्यागपत्र दे दिया। नए प्रधानमंत्री शिदेहारा किजोरो ने भी मैकार्थर से सहयोग करने की कोशिश की, पर नाकामी ही हाथ लगी। अप्रैल 1946 ईस्वी में निर्वाचन की घोषणा जारी कर दी गई। इसमें चुनाव में स्त्रियों के लिए मताधिकार व निम्नतम आयु 20 वर्ष करना मुख्य बात थी। इस चुनाव में योशिदा शिगेरु के उदारवादी दल ने भारी बहुमत से
जीत दर्ज की, अतः वह शिदेहारा के स्थान पर प्रधानमंत्री बना। योशिदा के प्रधानमंत्रित्व काल में 3 मई 1947 को नया संविधान लागू हुआ, लेकिन संविधान लागू होने के तुरंत पहले ही इस सरकार का पतन हो गया। अप्रैल 1947 ईस्वी के चुनाव में समाजवादी दल को उदारवादी दल से ज़्यादा सीटें मिली और उसने अन्य दलों के सहयोग से सरकार बनाई और फाता यामातेत्सु प्रधानमंत्री बना, लेकिन यह सरकार भी नहीं चली। अंत में जनवरी 1949 में पुनः चुनाव हुआ और सरकार बनाई। इसी दल के शासनकाल में जापानी शांति संधि हुई और मैकार्थन के शासनकाल का अंत हुआ। जो जापानी संधि हुई उसमें संयुक्त राज्य अमेरिका व मित्र राष्ट्रों ने 1947 में यह महसूस किया कि जापान पर प्रभुत्व का उद्देश्य पूर्ण हो गया, अतः उस पर से अपने शासन व्यवस्था को हटाने का समय आ गया, क्योंकि जापान की आंतरिक परिस्थितियों में तेजी से सुधार हो रहा था। इसी समय एशिया की राजनीति में उथल पुथल मची हुई थी। चीन में साम्यवादियों की सरकार 1949 में ही बन चुकी थी। अधिकृत जापान के 1950 में कोरिया युद्ध छिड़ा। इसके अतिरिक्त अन्य पूर्वी एशियाई देशों में भी साम्यवादी आंदोलन तेजी पकड़ रहा था, अतः अमेरिका ने महसूस किया कि साम्यवादियों के बढ़ते हुए प्रभावों का मुकाबला करने के लिए जापान को स्वाधीन कर दिया जाए। इस दिशा में प्रयास प्रारंभ कर दिया गया। 1947 में जापानी अमेरिकी संधि की भूमिका शुरू हो गई। 5 सितंबर 1951 ईस्वी को एक मसौदा बनाया गया और उस पर हस्ताक्षर हुए। इस पर 49 राज्यों ने हस्ताक्षर किए। भारत ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया क्योंकि इसमें साम्यवादी चीन को आमंत्रित नहीं किया गया था। सबसे अंत में यानी 1951 ईस्वी के अंत में जापान ने इस संधि पत्र का सत्यापन किया और यह समझौता 1952 ईस्वी में लागू हो गया। इस शांति संधि की मुख्य बातें इस प्रकार थी। पहली बात कि इस संधि के अनुसार जापान ने कोरिया की स्वाधीनता को मान्यता दी। दूसरा, जापान ने चीन में सभी अधिकारों को त्याग दिया और युद्ध अपराधियों को दी गई सजा का अनुमोदन किया। तीसरी बात, उसने यह भी माना कि जापान मित्र राष्ट्रों के व्यापारिक हितों को जापान के अंदर सुविधाएं देगा एवं विभिन्न राष्ट्रों को युद्ध क्षतिपूर्ति की रकम अदा करना स्वीकार किया। जापान ने फार्मोसा, क्यूराइव तथा सखालीन पर से अपना अधिकार छोड़ा और प्रशांत महासागर में स्थित बोनिन और रयूक पर अमेरिकी नियंत्रण को मान्यता प्रदान किया। भारत ने इस संधि मसौदे का विरोध किया। भारत का विरोध बोनिन व क्यूक टापुओं पर अमेरिकी नियंत्रण को लेकर था, अतः भारत ने इस समझौते में शामिल होने से इनकार किया। हालांकि भारत ने अलग से 9 जून 1952 को जापान के साथ समझौता किया, जिसके अनुसार दोनों देश एक दूसरे के युद्ध बंदियों को लौटाने के लिए सहमत हुए। अमेरिकी जापानी शांति संधि 28 अप्रैल 1952 ईस्वी से प्रभावी हो गई। स्वाधीनता के बाद जापान की विदेश नीति के अंतर्गत अमेरिकी प्रभुत्व के जापान से हटने व शांति संधि लागू होने के बाद संसार में भी परिवर्तन हुआ। विश्व दो धड़ों में विभाजित हो गया, किंतु जापान तटस्थ रहा। फिर भी उसका झुकाव अमेरिका तरफ ज़्यादा रहा, जो आगे चलकर धीरे धीरे कम होता गया। अमेरिका ने साम्यवादी चीन व रूस के मुकाबले के लिए जापान को बढ़ावा दिया और 1952-53 के बाद से अमेरिका ने जापान के साथ मित्रवत व्यवहार प्रारंभ किया। जापान ने एशियाई राष्ट्रों के साथ संबंध सुधारने का प्रयत्न तेज कर दिया और अमेरिका के न चाहते हुए भी जापान ने सोवियत रूस और चीन के साथ कई संधियां की और अपने संबंधों को नए सिरे से स्थापित किया। जापान जिस प्रकार पश्चिमी ताकतों के प्रभाव से मुक्ति पाकर एक नई स्फूर्ति के साथ अपने को संगठित किया और प्रगति के पथ पर अग्रसर हुआ,
उसने पश्चिमी साम्राज्यवाद की जड़ों पर तेजी से प्रहार किया और पराधीन राष्ट्रों में राष्ट्रवाद का अंकुर पल्लवित होने लगा और वे धीरे धीरे स्वतंत्र होते चले गए। इसके साथ ही जापान व सोवियत रूस तथा चीन के संबंध सुधरते चले गए। अमेरिकी संबंधों में कुछ दूरियां उत्पन्न हो गईं। जापान अमेरिका का अनुगामी बनने की सभी संभावनाओं को पीछे छोड़ते हुए आर्थिक, सामाजिक व अन्य दिशाओं में प्रगति के पथ पर अग्रसर हो गया। करीब 30 वर्ष तक परदलित होने के बाद उगते सूरज का देश सचमुच अंधेरे से उजाले की तरफ अग्रसर हो गया और शीघ्र ही विश्व राजनीति पर चमकता हुआ सितारा बन गया। अगर देखा जाए तो द्वितीय विश्व युद्ध में जिस तरह से जापान ने बिना शर्त आत्मसमर्पण किया, विसैनिकीकरण, निशस्त्रीकरण, सारी शर्तों को पूरा करता है, युद्ध क्षतिपूर्ति भी अदा करता है, लेकिन अपनी सुधार योजनाओं, अपनी नीतियों और एक विश्वास, मेहनत और लगन से फिर से वो अपने आप को खड़ा करता है और आज पूरी शक्ति और संसाधन के साथ विश्व के विकसित देशों की तरह दुनिया के सामने खड़ा है और अपना एक स्थान रखता है। तो इस प्रकार जापान का फिर से अपनी तकनीक वाली स्थिति, टेक्नोलॉजी वाली स्थिति में पुनः वापस आना और एक सशक्त राष्ट्र के रूप में विश्व पटल पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराना काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। तो इस तरह से आपने देखा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान काफ़ी संकटों से गुजरते हुए अंततः अपने आप को इस्टेब्लिश कर लेता है। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। हम लोग अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।